नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में देश की आर्थिक दशा पर या देश के सामने जो आर्थिक चुनौतियाँ हैं, उस पर बातचीत करने के लिए प्रोफ़ेसर अरुण कुमार हैं और प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं, जो कि अपनी टिप्पणियाँ देंगे। राजनीतिक मामलों के संदर्भ में भी और कुछ उनका प्रश्न होगा, तो उस संदर्भ में भी वो प्रोफ़ेसर अरुण कुमार से के सामने अपने प्रश्न रखेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। अरुण सर, मैं आज की बातचीत की शुरुआत इस प्रश्न से करना चाहूँगा कि पिछली बार जब हम लोग मैंने आपसे बातचीत की थी पिछले कार्यक्रम में, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया क्योंकि ये टिप्पणियाँ आई कि उससे बहुत सारी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो उसमें एक बात सामने आई थी आपकी बातों से कि जो भी टैरिफ का मामला है, उससे भारत के लोगों के सामने गंभीर आर्थिक संकट आ सकता है, उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बाद से कई सारे घटनाक्रम हुए हैं। अमेरिका ने अपने इस निर्णय को 90 दिनों के लिए रोक दिया है और बीच में यह बात भी आ रही है कि भारत जो है वो एक अंतरिम समझौता, व्यापार समझौता करने की दिशा में अग्रसर है अमेरिका से। इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे देखें? क्या हम ये कहें कि भारत ने उस संकट को टाल दिया है? आप इसे कैसे देखते हैं? आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, अभी मेरे हिसाब से संकट टला नहीं है। ये जो 90 दिन का समय दिया गया है, वो सभी देशों को दिया गया है, चीन को छोड़ के। तो चीन को तो घेराबंदी की गई है और चीन और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। उनका अगर आप उत्पादन देखें तो करीब करीब 40% से ऊपर आता है दुनिया के उत्पादन का। जब वहां पे परेशानी आएगी तो सारी दुनिया पे खतरा मंडराएगा। दूसरी बात, ये अनिश्चितता का दौर चल रहा है। अनिश्चितता के दौर में होता क्या है कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो सेफ्टी ढूंढते हैं। तो उनको सेफ्टी लगती है, पहले तो डॉलर में सेफ्टी लगती थी, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था परेशानी से जा रही है तो इसलिए डॉलर में भी वो परेशानी बनी रहेगी। तो गोल्ड की तरफ जाने की कोशिश है। दूसरा ये होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि जब आपको आगे दिखता नहीं है क्या होने वाला है तो अच्छा, इसीलिए इसीलिए सोना की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो जो अनिश्चितता है उस दौरान फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कम होने से ग्रोथ कम होती है और अर्थव्यवस्था गिरावट पे आती है। तो पहली बात तो ये कि हमारी जो अभी सिचुएशन है दुनिया में, अभी नेगोशिएशंस चलेंगे। नेगोशिएशंस का क्या होगा वो समझ नहीं आ रहा। पर ये जो दो बड़ी अर्थव्यवस्था है ये तो एक तरह से युद्ध पे हैं और जो 125% और 145% का उन्होंने टैरिफ एक दूसरे पे लगाया है, इसका मतलब है आपस में उनका कोई ट्रेड नहीं होगा। तो जब ट्रेड नहीं होगा तो जो उनका उत्पादन होता था एक्सपोर्ट के लिए, अमेरिका का उत्पादन चीन और चीन का उत्पादन अमेरिका के लिए, वो अब उनके पास बच जाएगा। तो उसका वो क्या होगा? या तो वो फिर उत्पादन करना कम कर देंगे, जैसे मैंने कहा उत्पादन कम करेंगे तो रिसेशन की तरफ जाएंगे, और या फिर दूसरे देशों को देंगे। अब दूसरे देशों में क्या उसकी जरूरत है? जो अमेरिका को जरूरत थी वो क्या जो बाकी जब और देशों में होगी, या जो चीन में जरूरत थी वो क्या बाकी और देशों में होगी? तो डंपिंग का खतरा है कि डंपिंग बढ़ जाएगा। अब डंपिंग अगर बढ़ा तो उससे क्या होगा कि जो दूसरे देश भी टैरिफ लगाएंगे, जिससे कि चीन का माल बहुत ज्यादा उनके यहाँ ना आए। नहीं तो उनकी अर्थव्यवस्था पे कम जो परेशानी आएगी, उनके उद्योगों पे परेशानी आएगी अगर डंपिंग हुई। तो जैसे स्टील अगर सस्ता चीन से आने लगा भारत, वो अमेरिका जो जाता था, तो फिर हमारी स्टील इंडस्ट्री को कठिनाई होगी। अगर और कुछ अमेरिका जाती थी वो भारत आने लगेंगी, तो इसलिए फिर हमें भी टैरिफ लगाना पड़ेगा। तो इससे टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी। तो टैरिफ वॉर जब अगर होगी हर एक देश के बीच में, तो ये खतरा बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि हर जगह सप्लाई चेन डिस्टर्ब होंगी, हर जगह टैरिफ लगाने से दाम तेज हो जाएंगे। तो इन सब का जो असर ये होगा कि दुनिया भर में एक बड़ा रिसेशन होगा, और क्योंकि सब एक दूसरे पे लगाएंगे तो उसका असर ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म में रिसेशन होगा, वो फिर छोटा मोटा रिसेशन नहीं होगा। जब तक कि वो सप्लाई चेन दोबारा जो फिक्स हो जाएं, जब तक कि दोबारा जो है वो जब उत्पादन जब पटरी पे ना आए, तब तक वो चलता रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये बड़ा खतरा है। दूसरी बात ये कि अभी जो चल रहा है 90 दिन का जो गैप, वो पार्टली इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ गया। वजह उसकी ये है कि लोगों ने उसको डंप करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका में जो एक सोच थी कि अमेरिका एक सेफ है तो वहां के जो ट्रेजरी बॉन्ड सेफ होंगे, अगर सेफ्टी उसमें भी नहीं है क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरेगी और अमेरिका का झगड़ा इस तरह से चलता रहेगा लॉन्ग टर्म में,
तो फिर जब वो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, जब वो बेचते हैं तो उसका जो उस पर रिटर्न है वो बढ़ जाता है, उसका असर सारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। और उसी का जो अंदेशा जो ट्रंप साहब को है, जिसकी वजह से शायद उन्होंने 90 दिन के लिए टाल दिया है अभी। एक बात मैं हम समझना चाहता हूं, जैसे कि आपने कहा कि चीन जो माल अमेरिका से लेता था वो माल अब चीन अमेरिका से नहीं लेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, चीन अमेरिका का बहुत कृषि क्षेत्र का बहुत सारा माल जो है वो अब लेता था। जैसे बहुत सारा पोर्क लेता था, बहुत सारा बीफ लेता था वहां से, और भी बहुत सी ऐसा अमेरिकी माल चीन लेता था जो कि औद्योगिक माल नहीं है लेकिन दूसरा माल है, पोल्ट्री और ये सब चीजें लेता था। अब ये सब माल जब अमेरिका का चीन नहीं लेगा तो अमेरिका को वो माल बेचने की जरूरत पड़ेगी, और वो मुझे लगता है कि वो भारत के बाजार को ताक रहा है अमेरिका उसके लिए। अभी जो ब्रेंडन लिंच साहब आए थे वाणिज्य प्रतिनिधिमंडल लेकर, उन्होंने ये दबाव डाला है भारत के नीति निर्धारकों के ऊपर, वाणिज्य मंत्री के ऊपर, अर्थ मंत्री के ऊपर दबाव डाला है कि भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिका के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, बीटीए होने वाला है, वो खोल दिया जाए। ऐसा कभी आज तक मेरी आप ज्यादा जानते हैं, आप तस्दीक करेंगे इसकी या संशोधन कर देंगे इसमें, आज तक भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो किसी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए खुला नहीं है। तो अगर ये पहली बार अमेरिका के दबाव में खोल दिया भारत ने, तो उसमें भारत के किसानों की, भारत के पोल्ट्री किसानों की, भारत में जो पिगरीज चलाते हैं उनकी, या जो मांस का व्यापार करते हैं उनकी, उन सबकी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिकी चिकन लेग भारत आएगी, अमेरिका का सेव भारत आएगा, उसका पिस्ता आएगा, बादाम आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा भारत में। वो भारतीय माल, जैसे मैं व्यंग में कहता हूं कि लिंच साहब आए थे और अमेरिकी माल जो है वो भारतीय माल को कृषि के बाजार में लिंच कर देगा। जी हाँ, हाँ, मतलब ये स्थिति हो जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। तो जैसे मैंने कहा कि जो माल अमेरिका चीन को बेचता था और जो माल चीन अमेरिका को बेचता था, अब वो 125-145% जो टैरिफ लगाने से तो उसके दाम दुगने से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो वो माल तो वहां बिकेगा नहीं, तो आपस में उनका ट्रेड एकदम से करीब करीब खत्म हो जाएगा। तो जो उनके पास सरप्लस बचेगा, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो अगर जो पोल्ट्री बेचते थे वहां पे या वो और चीजें बेचते थे, तो उनके पास सरप्लस होगा, वो कोशिश करेंगे कि दूसरे देशों में बेचें। तो जब तक एग्रीमेंट नहीं होता उतने बीच में भी तो उनका जो सरप्लस है वो कहीं ना कहीं वो डंप करेंगे। तो मैं आ रहा हूं कि एग्रीमेंट के पहले ही डंपिंग शायद शुरू हो जाए, और जो डंपिंग अगर शुरू हुई तो उससे फिर क्या होगा कि सारे, जैसे आपने सही कहा कि अगर वहां से जब कॉर्न आने लगा तो यहाँ पे कॉर्न के दाम गिर जाएंगे, किसी और देश से कुछ और आया, तो जैसे वो चाहते हैं कि सेब आ जाए तो सेब के दाम कम हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर वो नहीं भी होता है, और क्योंकि हमारा माल वहां नहीं जा रहा है, तो इसलिए जो हमारे जो दाम है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो हमारे कृषि में परेशानी आ जाएगी। तो वो पोल्ट्री में भी आएगी, वो चिकन में भी आएगी, वो जो कॉर्न में भी आएगी, बाकी और चीजों में भी आएगी। तो इसलिए जो हम लोग ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए कृषि है, क्योंकि कृषि का मार्केट खोलने की कोशिश पहले से चल रही थी। और एक बार हमने देखा सियाटल राउंड के बाद 1999 में, जब हमारे यहाँ जो तिलहन का और इन सब का ज्यादा व्यापार बढ़ गया था, तो हमको फिर टैरिफ लगाने पड़े थे। जो हमारे बाउंड टैरिफ थे उससे ज्यादा WTO में उसको लगाना पड़ा था, क्योंकि हम एक कमजोर अर्थव्यवस्था मानी जाते थे। कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को एक एस्केप क्लॉज मिलता था, उस एस्केप क्लॉज के तहत आप अपने जो गरीब हैं उनको बचत में कर सकते थे। लेकिन ये कोशिश अमेरिका की रही है, और इसलिए मुझे याद आता है कि 1982 में जब गैट के नेगोशिएशन हो रहे थे, तो उस समय जो अमेरिकन एम्बेसडर थे गैट में, उन्होंने भारत के एम्बेसडर जो गैट के थे उस समय, उनको कहा था कि देखो अब सोवियत यूनियन से आपको मदद नहीं मिलेगी, हमको आपका एग्रीकल्चर का मार्केट चाहिए। तो एग्रीकल्चर के मार्केट पे निगाह तब से पड़ी हुई है, और इसीलिए जो नए जो इश्यूज इंट्रोड्यूस हुए पुएंता देल एस्टे में उरुग्वे राउंड में, उसमें ट्रेड इन एग्रीकल्चर, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिम्स, ये सारे नए इश्यूज लाए गए। और इसलिए तब से ये उनकी निगाह गड़ी हुई है कि हम अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं, भारत को कैसे दें। पर हमारा जो किसान है वो उससे अमेरिकन किसान से compete नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका में 26 लाख रुपए सालाना सब्सिडी मिलती है एक एवरेज किसान को। हमारे यहाँ जो एवरेज किसान है उसकी तो 3-4 लाख रुपए की आमदनी होती है, तो उसको तो सब्सिडी उतनी मिल जाती है, तो कैसे compete करेगा। पर उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं। मिनिमम फार्म साइज अमेरिका में 250 एकड़ का होता है, सुनने में आता है।
और हमारे यहाँ तो आधे एकड़ 2 एकड़ की जगह सारे किसान हैं। तो इसलिए हम जो compete नहीं कर सकते, इसलिए हमें कृषि खोलने में बड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि अभी भी 60% हमारी जनता कृषि पे किसी ना किसी तरह से निर्भर करती है। तो एक बहुत बड़े तबके को झटका लगेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो प्रेशर है अमेरिका का, वो एक तरफा है। ये कहना कि बराबरी का जो हम एग्रीमेंट कर लेंगे, वो कोई होने वाला नहीं है। जो भी एग्रीमेंट होगा वो अमेरिका के जो प्रेशर में होगा। तो ये जो पीयूष गोयल जी ने अभी कहा है कि हम जो किसी के दबाव में नहीं, हम किसी की बंदूक की नोक के सामने नहीं। अरे हम जब वो हमसे नेगोशिएट कर रहे हैं, जो हमारा WTO में एग्रीमेंट था, तो इसका मतलब है किसी दबाव में ही हो रहा है, क्योंकि WTO में जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसमें लेन देन था, उसमें कुछ चीजों में हमने कंसेशन दिया, कुछ चीजों में उन्होंने कंसेशन दिया, अब उसको बदला जा रहा है। तो इसी को मैं बोलता हूं कि जो सॉफ्ट फेस ऑफ कैपिटलिज्म था, वो अब हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म हो गया है। सॉफ्ट फेस ऑफ कैपिटलिज्म में आदान प्रदान था, अब ये हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म में अब दादागिरी है कि अमेरिका कह रहा है कि मैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हूं, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, वो चाहे भारत हो, वो चाहे चीन हो, चाहे बाकी देशों के साथ। तो इसलिए जो नेचर ऑफ नेगोशिएशन है वो दुनिया में बदल गया है, और जो हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म है वो अमेरिका में भी दिख रहा है। जिस प्रकार से वो जो अपने माइग्रेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में बवाल मचा हुआ है, जिस प्रकार से और बाकी क्षेत्रों में वो कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो छटनी कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया, US एड का डिपार्टमेंट बंद कर दिया, फिर जो उन्होंने 20,000 लोगों को हेल्थ सेक्टर से निकाल रहे हैं, तो उससे जो अच्छे जॉब थे वो भी कम हो जाएंगे। जबकि एक तरफ ट्रम्प साहब करेंगे अच्छे जॉब्स बाहर से लेके अमेरिका में आएंगे, जो जॉब्स चीन चले गए, जो भारत चले गए, जो श्रीलंका चले गए, जो मेक्सिको चले गए, और दूसरी तरफ अपने ही देश में वो कम कर रहे हैं, तो वहां पे डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ जब दाम बढ़ेंगे तो दाम बढ़ने से वर्कर की इनकम तो बढ़ने वाली नहीं, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और फिर आप जो अच्छे जॉब्स हैं उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि दूसरे अच्छे जॉब हम लाएंगे, वो तो आपको अपना फैक्ट्री वगैरह लगाने में 2-3 साल लगेगा, वो तो तुरंत तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए कुल मिला के स्थिति वहां पे होगी कि वहां पे डिमांड कम होगी, तो उससे उत्पादन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और फिर रिसेशन की तरफ अर्थव्यवस्था तेजी से जाएगी। इसमें एक छोटी सी बात हम और जानना चाहते थे कि ये तो आपने सही बताया कि ट्रेजरी बॉन्ड्स की समस्या के कारण कि उसकी डंपिंग ना हो जाए, लोग उन ट्रेजरी बॉन्ड को दनादन बेचना शुरू ना कर दें और अमेरिका को एक असुरक्षित स्थान न मानने लगे, इसके लिए ये 90 दिन की मोहलत ट्रंप ने दी है। यानी एक तरह से उनका बचाव की रणनीति है ये। लेकिन इसके साथ ये भी तो एक तथ्य है कि उनके खिलाफ बड़ा राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कम से कम उनकी कुछ तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं। तो वो सारा दबाव भी उनके ऊपर होगा। फिर दूसरे चीन बिल्कुल टक्कर लेने के लिए तैयार हो गया है उनके साथ में। फिर उन्होंने साथ में एक बहुत गंदी बात बोली है ट्रंप ने, जो बहुत इससे अपमानजनक लगती है। उसने कहा है कि कुछ 70 देशों ने the 70 countries are ready to kiss my ass, वो बोले हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं वो। हाँ, वो गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये बहुत गंदी बात उन्होंने बोली है। उसमें भारत भी शामिल है उन 70 देशों में। तो इस बेइज्जती को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इसमें किया क्या जा सकता है? क्या ट्रंप के ऊपर अंदरूनी दबाव काफी है, या वो उस दबाव को कोई ज्यादा फिक्र उसकी नहीं करेंगे? कहा गया है जब उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे तो वो इत्मीनान से गोल्फ खेल रहे थे। देखिए, दबाव वहां पे कई तरह से आ रहे हैं। एक तो दबाव पब्लिक का है, क्योंकि पब्लिक नाराज है कि जो ये हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म है उसके चलते यूनिवर्सिटीज पे दबाव, माइग्रेंट पे दबाव, LGBTQ वालों पे, सब पे दबाव है, तो उसकी वजह से प्रदर्शन वहां पे हो रहे हैं। दूसरा, सबको लग रहा है कि दाम तेजी से बढ़ेंगे और रिसेशन आ जाएगा, इसका भी खतरा लोगों को लग रहा है। लेकिन इसके अलावा जो CEOs हैं, बहुत सारे CEOs कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, हमारा उत्पादन डिस्टर्ब होगा और हमारे दाम बढ़ जाएंगे। तो CEO खुद ही नाराज हो रहे हैं। यहाँ तक कि इलॉन मस्क भी सुनने में आता है कि वो इससे खुश नहीं है कि इतना सारा ट्रंप साहब वो लगा रहे हैं, जिससे उनकी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो रहा है। और उनकी इलेक्ट्रिक जो कार है वो तो BYD से वैसे ही पिट रही है, क्योंकि BYD बड़ी तेजी से आगे बढ़त ली है। और उसके पीछे वजह यह है कि जो चीन में जो वेजेस हैं और भारत में जो वेजेस हैं वो अमेरिका से बहुत कम है। अमेरिका में $15 प्रति घंटा जो मिनिमम वेज है, ऑटो सेक्टर वगैरह में तो $25-30 प्रति घंटा उनको मिल जाता है। तो यानी कि भारत में जो व्यक्ति आम जो 10,000 रुपए से कम कमाता है, उतना तो वो वहां पे आदमी 6 घंटे में कमा लेगा।
तो इसलिए वो जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है या जो चीज जब वहां पे भी प्रोड्यूस हो सकती है और बाहर भी, तो वो अमेरिका में सस्ती नहीं प्रोड्यूस हो सकती। तो इसलिए अमेरिका को परमानेंट टैरिफ लगाने पड़ेंगे बढ़े हुए, जिससे कि उनका उत्पादन चल सके। पर अगर परमानेंट टैरिफ उन्होंने लगा दिए तो फिर वहां के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और वो माल बाहर के मार्केट में जो सेलेबल नहीं होगा क्योंकि उसके दाम ज्यादा होंगे, तो चीन से वो सस्ता नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे वेजेस ज्यादा है। तो इसके पीछे जो वजह है वो डब्ल्यूटीओ के आने से जो ट्रेड खुला, तो 3 लेवल की टेक्नोलॉजी होती हैं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी, एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी और एक लो टेक्नोलॉजी। तो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी का दरवाजा खुल गया था डब्ल्यूटीओ के आने से, क्योंकि ट्रिप्स और ट्रिम्स आ गए थे, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आपको सुरक्षा मिल गई थी। तो उसमें आपको जो रॉयल्टी मिल जाती है और आप वो टेक्नोलॉजी अलाउ कर देते हैं। अब सेम टेक्नोलॉजी में अगर अमेरिका में उत्पादन हो रहा है, भारत में उत्पादन हो रहा है, तो फिर हमारा माल सस्ता होगा, वो वहां बिक जाएगा। अमेरिका का माल सस्ता नहीं होगा क्योंकि वहां पे वेजेस हमसे 30 गुनी ज्यादा हैं, तो इसलिए वहां पे वो जिसको रस्ट बेल्ट कहते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री वगैरह, वो जॉब्स कम होके वो बाकी देशों में चले गए। ये चीज बदलने वाली नहीं है क्योंकि वो वेज डिफरेंशियल है, वो परमानेंट रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो परमानेंटली हाई टैरिफ लगाने पड़ेंगे अगर अमेरिका चाहता है कि ये इंडस्ट्री दोबारा वहां पे खड़ी हो जाए। तो वो अगर करेगा तो फिर जो सारी अर्थव्यवस्था जो उनकी है उस पर असर पड़ेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। तो इसलिए ये जो स्थिति आई है वो एक तरह से कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। एक तरफ कैपिटलिज्म का क्राइसिस है कि रोजगार पैदा नहीं हो रहा, दूसरा क्योंकि ये डिवीजन हो गया हाई टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी का, वो बदलने वाला नहीं है। तो ये जो अमेरिका में जॉब्स क्रिएट करने की बात है, अच्छे जॉब्स क्रिएट करने की बात है, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, वहां तो इतना ऑटोमेशन होता है कि वहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता। तो इसलिए जो हाई टेक्नोलॉजी में जिसमें वो गए हैं, जिसमें उनके जो वो पकड़ है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये टैरिफ की समस्या आ गई है। अच्छा, फिर कि जो डब्ल्यूटीओ है उसको एक तरह से खत्म कर दिया जा रहा है, तो जो मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट वगैरह थे वो सारे खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि आपने डब्ल्यूटीओ में जो एग्रीमेंट थे उसी को तहस नहस कर दिया। तो इससे जो दुनिया में उथल पुथल जो हो रही है, वो मुझे डर है कि वो सब जगह फैल जाएगी। तो अमेरिका को अगर हमें कन्फ्रंट करना है तो अमेरिका को छोड़ के बाकी देशों को गठबंधन करना पड़ेगा। जैसे ब्रिक्स के देश हैं, ईयू के देश हैं, अगर ये मिल जाएं और फिर अमेरिका पे टैरिफ लगाएं पर एक दूसरे पे टैरिफ ना लगाएं, तो संभव है कि हम अपना ट्रेड आपस में बढ़ा लें और अमेरिका का ट्रेड कम हो जाएगा। तो अमेरिका के बुरा असर पड़ेगा, बाकियों पे इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। असर तो पड़ेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था उनकी 25% है दुनिया की अर्थव्यवस्था, तो असर तो पड़ेगा, लेकिन वो मिनिमाइज हो जाएगा और अमेरिका पे बहुत ज्यादा असर होगा। उसके करने के लिए हमें बाकी देशों में आपस में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तो अगर चीन डंपिंग करना शुरू कर देगा तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, तो फिर एक दूसरे पे भी टैरिफ लगाने पड़ जाएंगे। तो ये चीन पे निर्भर करता है कि कितना चीन लीडरशिप दे के और सब देशों के साथ वो गठबंधन करके और फिर सिर्फ अमेरिका पे टैरिफ लगाए, एक दूसरे पे ना लगाएं। और मदद जब, क्योंकि चीन के पास इस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी हैं, तो वो एक तरह से लीडरशिप रोल ले सकता है। ईयू भी एक लीडरशिप रोल ले सकता है। ये अगर ब्रिक्स और चाइना ब्रिक्स का हिस्सा है और ईयू में ये समझौता हो जाए, तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर ही ट्रंप को रिवर्स करना पड़ेगा अपना ये सारा का सारा जो खेल कर रहे हैं इस समय, जो दादागिरी दिखा रहे हैं। जी हाँ सर, मेरा एक सवाल है। जैसे मैं ये सोच रहा था कि जब नॉन अलाइनमेंट का दौर शुरू हुआ था 1950 में, तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में भारत ने खुद को रखा और किसी से खुद अपने आप को जोड़ा नहीं कि हम किसी गुट से जुड़े हुए हैं। आज जब चीन और अमेरिका के बीच में एक टसल चल रहा है टैरिफ को लेकर, तो क्या भारत की सरकार कोई ऐसी नीति इजाद कर सकती है जिससे वो दोनों का फायदा ले पाए, बजाय इसके कि अपने आप को नुकसान की स्थिति में रहे, अमेरिका के सामने झुके या चीन के सामने झुके? क्या उसके लिए कुछ सूत्र भारत की सरकार अपना सकती है? नहीं, भारत की सरकार देखिए चुप लगा के बैठी हुई है। चीन तो दबंग होके वो अपना कन्फ्रंट कर रहा है, बार बार स्टेटमेंट दे रहा है, टैरिफ लगा रहा है। भारत की कोशिश यही है कि जो अमेरिका को ज्यादा नाखुश ना करे, क्योंकि वो डर रहा है कि ट्रंप साहब ने कहा जो हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाएगा तो हम उसके ऊपर दुगना टैरिफ लगा देंगे, जैसे वो चीन के को उन्होंने किया है। तो भारत तो बहुत दब के कर रहा है, यानी कि यहाँ तक कि अपने बजट में हमने बहुत सारे जो अमेरिका से माल आता था उन पे टैरिफ ऑलरेडी कम कर दिया है और अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। ये नेगोशिएशन भी मेरा मानना है एक तरफा नेगोशिएशन है, क्योंकि जो अमेरिका की डिमांड है हम उसी पे नेगोशिएट कर रहे हैं। हमारी क्या डिमांड है?
हमारी तो यही है कि भाई हमारा ट्रेड चलता रहे, हमारा उनके साथ $45 बिलियन का जो सरप्लस है वो बना रहे, क्योंकि बाकी चीन के साथ तो हमारा $83 बिलियन का डेफिसिट है, बाकी और देशों के साथ, कई देशों के साथ डेफिसिट है, ओवरऑल हमारा ट्रेड डेफिसिट में है। तो वो हमें दबाने की कोशिश में है अमेरिका। तो वो जो दबा रहा है उससे हम तभी बच सकते हैं जबकि हम बाकी देशों के साथ गठबंधन बना लें। अगर वो बाकी देशों के साथ गठबंधन नहीं हुआ और हम अलग थलग रहे तो हो सकता है कि ट्रंप हमें थोड़ा बहुत कंसेशन दे, पर लेकिन सारी दुनिया में जब परेशानी बढ़ेगी तो हमारे लिए भी होगा। तो जैसे कि कहते हैं ना, जंगल में आग लगेगी तो किसी को ज्यादा नुकसान होगा, किसी को कम नुकसान होगा, नुकसान तो सभी को होगा। तो इसलिए अभी कहा जाता है कि क्योंकि वियतनाम पे ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं और जब बांग्लादेश पे ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं तो हो सकता है हमारा टेक्सटाइल वहां पे ज्यादा बिकने लगे अमेरिका में। पर मेरा मानना है कि जब वहां पे दाम बढ़ेंगे, वहां की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो उनका उत्पादन कम होगा, जब उनका उत्पादन कम होगा तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो वो कम डिमांड में हमारी डिमांड कम होगी। ये बात सही है कि हमारा टैरिफ कम होने से हमारी डिमांड कम होगी, बाकियों की डिमांड ज्यादा गिर जाएगी। पर ये ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जब रिसेशन आएगा, दुनिया में जब डिमांड कम होगी तो हमारे जो चीजों की भी डिमांड कम हो जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ने वाला है। तो इसीलिए अगर हम अंदरूनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना के चलते हैं, उसको स्ट्रांग रखते हैं, तो हम बाहर की जो परेशानी आएगी उसको कुछ झेल जाएंगे। जैसे कि 2007 से 9 के बीच में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था इतनी गिरावट पे नहीं आई जितनी कि बाकी देशों की अर्थव्यवस्था गिरावट पे आई। वजह उसकी ये थी कि हमने रूरल एरिया में डिमांड पंप की, हमने उस समय ऋण मुक्ति किया, हमने उस समय रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम किया, मिड डे मील स्कीम किया, ये सब करके हमने 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त डिमांड रूरल एरियाज में पंप की। और रूरल एरिया में डिमांड पंप करने का मतलब है कि वो लीक करके बाहर नहीं जाती है। अगर हम अर्बन एरियाज में डिमांड पंप करेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है, क्योंकि जो अमीर आदमी है वो फिर बड़ी कारें, बड़े टेलीविजन, ये सब लेगा जो इम्पोर्टेड होते हैं। तो इसलिए जो रूरल इकोनॉमी है उसको अगर हम सुदृढ़ बनाएं, जैसे कि हमारा माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, हमारा कृषि है, तो वो डिमांड ज्यादा लीक करके बाहर नहीं जाएगी। तो वो अगर हम उस क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाएं तो रोजगार भी पैदा होगा, अर्थव्यवस्था ज्यादा स्ट्रांग होगी, और फिर हम जो है थोड़ा बहुत अपने को संभाल पाएंगे, जो कि बाहर की अर्थव्यवस्था को हम नहीं संभाल पा रहे। एक सूचना यह है कि चीन के राष्ट्रपति की तरफ से प्रस्ताव आया है कि भारत का जो आईटी का माल है, इलेक्ट्रॉनिक माल है भारत का, उसके ऊपर वो 5% टैरिफ में रियायत देने के लिए तैयार हैं, जहां तक मोटे तौर पर मुझे सूचना मिली है। दूसरे, चीन की तरफ से चीन के राजदूत ने यह बयान दिया है, तो आधिकारिक बयान है कि वो चाहते हैं कि भारत चीन की जो विदेशी पूंजी है, चीन से डायरेक्ट फॉरेन एफडीआई जो है वो भारत में और बढ़ाए। तो उसके मुकाबले में पीयूष गोयल ने यह बयान दिया है कि हमारी नीति चीन का एफडीआई बढ़ाने की नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर आज की तारीख में हमारी नीति यह है कि चीन से हम एफडीआई नहीं बढ़ाएंगे। उधर भारत सरकार के बहुत सारे जो सलाहकार हैं, जैसे कि अरविंद पनगड़िया हैं या मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, वो सब लोग अभी तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की लगातार सुझाव दे रहे हैं कि चीन के साथ हमें, चीन की पूंजी के लिए हमें दरवाजे अपने खोलने चाहिए। तो आप इस परिस्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो खतरा नजर आता है भारत को वो ये कि चीन में जब सरप्लस बढ़ेगा तो डंपिंग करेगा। चीन को ये आश्वासन देना पड़ेगा सारे जो बाकी देश हैं कि हम डंपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डंपिंग करने में तो खतरा यही है कि फिर जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा कि आप अनाप शनाप जो है फायदा। सर, ये डंपिंग कैसे होती है? भारत अगर नहीं चाहेगा तो कोई डंपिंग कैसे कर सकता है? नहीं, ऐसा है कि डंपिंग का मतलब होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम दाम पे आप बेच रहे हैं सामान। तो यानी कि चीनी जो सरकार है वो उनको सब्सिडाइज करेगी जिससे कि वो अपना माल बेच पाए, तो वो सस्ते दामों पे बेचेंगे। तो जैसे कि अगर स्टील में हुआ डंपिंग तो फिर हमारे यहाँ स्टील की जो इंडस्ट्री है उस पर परेशानी आ जाएगी। अगर वो मतलब टेलीकॉम इक्विपमेंट में करेंगे तो हमारा टेलीकॉम में वैसे ही जो हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं उत्पादन है वो उस पर आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी परेशानी आ जाएगी। तो ये इसीलिए मैंने शुरू में कहा था ना कि ये एक आश्वासन देना पड़ेगा चीन को कि वो किसी पे डंपिंग नहीं करेगा। तो वो घाटा उठा के क्यों डंपिंग करेंगे? नहीं, घाटा उठा के इसलिए क्योंकि उनका पास सरप्लस है, और जब वहां पे सरप्लस वो कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होगी तो फिर उत्पादन गिरेगा, तो अर्थव्यवस्था गिरावट पे आएगी। तो कम से कम सब्सिडी दे के अगर वो माल बिक जाता है तो इंडस्ट्री चलती रहेगी, और जो सरकार वो किसी और तरह से रिसोर्सेज रेज करके उसको सब्सिडाइज करती रहेगी।
और दूसरी तरफ क्या चीन करेगा। डंपिंग एक तरह की सेल है, जैसे बाजार में सेल लगती है, उस तरह की चीज है डंपिंग। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरह की सेल है, मतलब डंपिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका बुरा असर उस कंट्री पे पड़ता है जहां पे डंपिंग हो रही है। तो चीन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि हम अपना इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाएंगे। उनकी जो सेविंग्स बहुत है, कंजम्पशन जो शेयर है जीडीपी का वो कम है। तो कह रहे हैं कि हम अपना इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाएंगे, क्योंकि हम तो 140 करोड़ के देश हैं, तो हम अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो हमारी काफी डिमांड इंटरनली भी बढ़ेगी। जैसे कि हम भारत में भी यही कहते हैं कि अगर हमारी इंटरनल डिमांड स्ट्रांग होगी, अगर हमारा कृषि स्ट्रांग होगा, हमारा माइक्रो सेक्टर होगा जहां पे 94% लोग काम करते हैं, तो वो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से फिर हमारी जो इंडस्ट्री अच्छा काम करेगी। अभी तो सीआईआई, फिक्की और एसोचैम यही कहते रहते हैं कि डिमांड की कमी है, इसलिए हम कैसे इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएं। तो इसलिए डिमांड बढ़ाना भारत के लिए भी जरूरी है और डिमांड बढ़ाना चीन के लिए भी जरूरी है। लेकिन फिर भी कोई इतनी जल्दी नहीं होता है ये डिमांड का चेंज, जब तक कि आप परचेजिंग पावर ना पंप इन करें, तो उसके लिए भी सब्सिडी फिर करनी पड़ती है। तो इसलिए चीन की जो स्थिति है, क्योंकि चीन का माल बहुत ज्यादा अमेरिका जाता था, तो उनका बहुत सरप्लस था, तो वो सरप्लस बहुत ज्यादा होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा माल बाकी देशों को बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए खतरा डंपिंग का है। तो चीन को बहुत स्टेट्स पर्सनशिप दिखानी पड़ेगी कि किसी तरह से वो कन्विंस करें कि हम डंपिंग नहीं करेंगे, पर आपस में म्यूचुअल ट्रेड बढ़ाएंगे। तो जैसे भारत का माल जो अमेरिका जाता था, वो फिर जो है अब चीन जाने लगे, और चीन का जो माल था वो भारत जो है, ऑलरेडी हमारा तो डेफिसिट है, लेकिन वहां से भी हम और खरीदें, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल डेफिसिट है चीन के साथ वो कम हो जाए, तो हमें भी आश्वासन होगा। और अच्छा, ये जब एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट भी हम लेंगे। अभी तो ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए खतरा नजर आता है कि वहां से इन्वेस्टमेंट आएगा तो उनकी इंडस्ट्री का कंट्रोल हमारे इंडस्ट्री पे, हमारी इकोनॉमी पे और बढ़ जाएगा। तो इसलिए कुल मिला के एक ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है। दूसरी तरफ ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, वो सब देशों से अलग अलग बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि गठबंधन ना बने। तो गठबंधन ना बने उसके लिए वो ईयू से सेपरेटली, चाइना से सेपरेटली, इंडिया से सेपरेटली, मेक्सिको, कनाडा से अलग अलग कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी उनकी है कि अलग अलग कर दो, तो हम जो चाहें वो हम ले लेंगे उनसे। अगर वो सब एक साथ मिल जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये जो 90 दिन का जो अभी कह रहे हैं, वो बॉन्ड की वजह से भी है, और वो ये कि वो अब कोशिश करेंगे कि सब देशों को बांट दें। तो जो क्लेम कर रहे हैं कि 70 देश हमसे नेगोशिएट करने को तैयार हैं, वो एक तरह से दबाव है कि भारत कहेगा अरे बाकी तो 69 देश जो नेगोशिएट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें, तो इंडिविजुअली नेगोशिएट करें। और फिर उसी तरह जो चीन पे भी खतरा मंडराएगा कि अगर बाकियों का समझौता हो गया अमेरिका के साथ, तो हमारा तो जो और हालत खराब हो जाएगी। तो ये प्रेशर टैक्टिक है कि 90 दिन और कि 70 देश हमसे नेगोशिएट करना के राजी हैं। ये सारी प्रेशर टैक्टिक चल रही है। मतलब चीन से एक तरफ लड़ते रहेंगे, चीन के मुकाबले लड़ते रहेंगे, और बाकी सारी दुनिया को बांटकर अपनी शर्तों के ऊपर उनसे ट्रेड पैक्ट कर रहेंगे। ये है, जी हाँ, और इस तरह वो अपना रुतबा बनाए रखेंगे। और चीन से उनको खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि चीन बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। मतलब 1990 में भारत और चीन एक ही स्थिति में थे, आज वो हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है ना। तो वो उसकी प्रति व्यक्ति आय हमसे 5 गुनी ज्यादा हो गई है आज, और उसका जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया दुनिया का, क्योंकि उन्होंने ये एक स्ट्रेटेजिक मूव किया कि R&D में जबरदस्त खर्च किया। तो उनका R&D में खर्चा 3% है जीडीपी का, भारत का 0.6% है। तो हमसे 5 गुना ज्यादा वो R&D में परसेंटेज में करते हैं जीडीपी का, और उनकी अर्थव्यवस्था 5 गुना ज्यादा हमसे बढ़ी है, तो इसलिए उनको 25 गुना ज्यादा हमसे R&D में खर्चा कर रहे हैं। इसीलिए सब टेक्नोलॉजीज में, यहाँ तक कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें भी हमने देखा कि अभी डीप सीक कितने जल्दी से आ गया, जबकि अमेरिका ने जो सोचा कि हमारी लीड हो गई है एआई में जबरदस्त, तो डीप सीक आ गया, तो उनको पता लगा कि हमारी कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं है। हालांकि ठीक है, वहां पे लीड है अमेरिका की, लेकिन चीन भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सब तरह की टेक्नोलॉजीज में वो आगे बढ़ रहे हैं, वो चाहे कंप्यूटर्स हो, सॉफ्टवेयर हो वगैरह। इसीलिए बाइडेन साहब ने रोक लगा दी थी कि अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स वहां पे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं उनको सबको वापस बुला लिया। उनके जो चिप्स हैं, जो एडवांस चिप्स हैं, उन पे रोक लगा दी कि कोई उनको बेचेगा नहीं एडवांस चिप्स। और हुआवेई को परेशानी हुई उसकी वजह से, पर हुआवेई ने 2 साल के अंदर वो चिप्स डेवलप कर लिए। तो हुआवेई की परेशानी है, पर R&D पे खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए वो डेवलप कर ले रहे हैं। तो इसलिए जो सबसे जो सूक्ष्म जो चिप्स बनती हैं, वो नीदरलैंड की एक कंपनी है, वो मशीनें बनाता है जो ये बनाते हैं। तो उस कंपनी को अमेरिका ने रोक दिया कि वो मशीनें आप नहीं चीन को बेचेंगे।
तो कुल मिला के अमेरिका का जबरदस्त दबाव है जिससे कि चीन बहुत तेजी से आगे न बढ़े, वो उनको दुनिया भर में चैलेंज न दे पाए। तो ये बाइडेन साहब के समय से ही था, ये और पहले से भी था कि अमेरिका को खतरा नजर आ रहा था कि चीन हावी होता जाएगा दुनिया में। तो इसीलिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और इस सब पे वो कोशिश कर रहे थे कि चीन बहुत ज्यादा आगे सक्सेसफुल ना हो। तो चीन को रोकना अमेरिका का एक प्राथमिकता है, लेकिन हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म के चलते हुए वो अमेरिका के अंदर भी नजर आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, और बाहर के जो देश हैं उनके साथ वो क्या करना चाह रहे हैं ये भी नजर आ रहा है। कमल सर, एक आखिरी सवाल कि डंपिंग वाला जो पूरा खतरा है, क्या भारत सीधे तौर पर ये फैसला कर सकता है कि वो कहे अमेरिका से कि हम आपके इस माल को नहीं चाहते अपने यहाँ? क्या उसके लिए टैरिफ लगाना एक उपाय है, या भारत को के सामने मजबूरी है कि वो डंपिंग होने ही देगा? आखिर भारत सरकार के पास किस तरह के विकल्प हैं आपके अनुसार? देखिए, जो बाहर से सामान आता है उस पर रोक कई तरह से लगती है। एक तो आप टैरिफ लगा दें, दूसरा जिसको नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। जैसे कि यूरोप है, वो कहता है जी कार्बन आपके जो प्रोडक्शन है उसमें गंदा प्रोडक्शन है, उसमें कार्बन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उससे प्रदूषण ज्यादा होता है, या चाइल्ड लेबर आप इस्तेमाल करते हैं कारपेट्स वीविंग वगैरह में, या वो कहता है कि जी आप तो स्वेट शॉप्स हैं कि आप जो वेजेस कम देते हैं, है ना, या कि आपके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें कीड़े होते हैं, उसमें जो फंगस होती है ना। तो तरह तरह के जो नॉन टैरिफ बैरियर भी होते हैं। तो अमेरिका का यही कंप्लेंट है कि हमारे ऊपर टैरिफ भी ज्यादा लगता है और नॉन टैरिफ बैरियर भी हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। तो दोनों तरफ से वो अमेरिका कहता है कि हमारे इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है। लेकिन मेरा मानना है वो विश्लेषण सही नहीं है। वजह उसकी यह है कि इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी में अमेरिका वो जॉब्स वापस नहीं ला पाएगा जो जॉब्स चीन, अमेरिका, भारत, मेक्सिको वगैरह चले गए हैं, क्योंकि अमेरिका की जो वेजेस हैं वो इतनी ज्यादा हैं इन बाकी देशों के कंपैरिजन में कि वो कंपिटिटिव नहीं हो सकती। तो ये जो हाई टेक्नोलॉजी है ये क्राइसिस है कैपिटलिज्म का, क्योंकि इसके चलते हुए जॉब क्रिएशन हो ही नहीं रहा, वो दुनिया में नहीं हो रहा। इसी के चलते हुए वर्ल्ड बैंक ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की, क्योंकि जब जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, लोगों के हाथ में आमदनी नहीं होगी, तो उसका असर ये होगा कि डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो कैपिटलिज्म की ग्रोथ खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि सबके हाथ में कुछ पैसा दे दो जिससे कि उनकी डिमांड बनी रहे। तो ये जो जॉब क्रिएशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से और ज्यादा भयंकर रूप में सामने आएगी। तो अभी जितनी परेशानी है वो परेशानी अगले साल 2 साल में और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म है, और जो ट्रम्प साहब ने आके वो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म को और तेज कर दिया है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं कि लॉन्ग टर्म में क्या करना है। और टेक्नोलॉजी का ये एक रोल होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर को नहीं देखने देती, क्योंकि इतना मिस्ट ऑफ द फ्यूचर जिसको एरो साहब ने कहा कि समझ नहीं आता कि हम किधर जा रहे हैं। मतलब कि आज से 3 साल पहले अगर आप सोचें, नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी 4 आया था उसके पहले सोचें तो सोचा नहीं गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने तेजी से आगे बढ़ेगी। और अभी इलॉन मस्क ने जो एक कंप्यूटर सेंटर टेनेसी में लगाया है जिसमें 1 लाख M100 एनवीडिया चिप्स लगाए हैं। नॉर्मली लोग 1 या 2 या 4 या 10 जो चिप्स के साथ काम करते हैं, उन्होंने 1 लाख जो चिप्स लगा के एक कंप्यूटर सेंटर सेटअप किया है कॉल्ड कोलोसस। और उसमें अभी 2025 में जो M200 चिप्स हैं, जो M100 चिप्स से 4 गुना ज्यादा तेज हैं, उनको 1 लाख चिप्स लगा रहे हैं। तो उनके पास 2 लाख चिप्स का एक कंप्यूटर होगा, जबकि भारत 10,000 चिप्स लेने की कोशिश में अगले 5 साल में। तो आप इमेजिन करिए वो 2 लाख चिप्स से काम करेंगे, सारे भारत में हम 10,000 चिप्स की जाए और 5 साल में कोशिश कर रहे हैं। तो वो इतनी तेजी से बढ़ेगा कि उन्होंने सऊदी अरेबिया में एक अपने उसमें कहा स्टेटमेंट में कि जो काम आज आदमी करता है वो 1 साल के अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर देगी, यानी कि आदमी के सारे काम। तो अभी तक तो जो फिजिकल काम को डिस्प्लेस करता था, जैसे कि खेती में आपको जो कटाई करनी है तो अब वो हार्वेस्टर कंबाइन से हो रहा है, आपको बुवाई करनी है तो ट्रैक्टर से हो रहा है, थ्रेशर जो आ गए, और उसी तरह बाकी और जगह फिजिकल लेबर। लेकिन एआई के आने से मेंटल लेबर डिस्प्लेस हो रहा है। आज टीचर का काम, डॉक्टर का काम, लॉयर का काम, आर्किटेक्ट का काम, ये सब। तो अभी एक हमें बताया किसी ने कि एक वो ऐप डेवलप हो गया है कि वो आपकी माथे की पिक्चर लेगा और आपको पता लग जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका वो शुगर कितनी है, वगैरह वगैरह, है ना। और वो उन्होंने कहा हम जानबूझ के इसको कमजोर बना रहे हैं जिससे कि डॉक्टर को खतरा ना लगे कि उसका जॉब चला जाएगा। नहीं तो कह रहा है कि हम ज्यादा एक्यूरेट इसको बना सकते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उनको अगर आप पिक्चर भेज दें कि स्किन की क्या है वो है, तो क्या उसके दाने हैं, वो कौन से दाने हैं, उस पर कौन सी दवा है, वो ऐप से बता देंगे।
तो आपको जो मतलब सिर्फ पिक्चर भेजनी है उनके पास, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये खतरे हमारे डॉक्टर्स वगैरह सबके ऊपर मंडरा रहे हैं और ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये मतलब साल 2 साल की बात है, ये कोई ऐसा नहीं कि 10 साल बाद की बात है। तो ये जो खतरे मंडरा रहे हैं उसके चलते हुए कैपिटलिज्म का क्राइसिस और तेजी से बढ़ेगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी, खासकर जो उन्नत किस्म के जो नौकरियां हैं। तो ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं कि मैं अपने जॉब्स वापस ले आऊंगा, वो तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो क्राइसिस है उसको वो समझ नहीं रहे हैं कि वो क्राइसिस क्या है और उसका समाधान किस प्रकार से है। वो सिर्फ दादागिरी दिखा के सोचते हैं कि अमेरिका को हम मेक अमेरिका ग्रेट कर लेंगे और वो सब काम जो हो जाएगा, पर ऐसे होने वाला नहीं है। तो वो शॉर्ट टर्मिज्म, जो मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी क्रिएट्स मिस्ट ऑफ द फ्यूचर, तो आपको आगे आने वाले समय में क्या होगा वो दिख नहीं रहा है, तो आप आज की सोच रहे हैं। तो हम सब आजकल आज की सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है 2 साल 5 साल में, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। और दुनिया में तो समाज चलना है तो सैकड़ों साल चलना चाहिए, हमें सैकड़ों साल की सोचनी चाहिए। आज हम 1 साल 2 साल की भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है समाज के सामने। आज की इस बातचीत के लिए अरुण सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अरविंद सर आपको भी धन्यवाद कि आपने महत्वपूर्ण सवाल जोड़े और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ा। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला से हमारे दर्शकगण बहुत सारे गूढ़ आर्थिक प्रश्नों की सहज सरल समझ बना पाए होंगे। आज की इस बातचीत के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।